नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 10 तक देखा था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। भाग 11 के अंतर्गत भाग 10 में आपने संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे का संघ आता है संघ हेमिकॉर्डेटा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा का एक सदस्य जो कि है बैलेनोग्लासस, उसका एक फिगर भी यहाँ पर बनाया गया है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर बना के प्रैक्टिस करनी होगी। संघ हेमिकॉर्डेटा के कुछ लक्षण देखते हैं। वैसे तो कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। इनमें सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन्हें हेमिकॉर्डेटा क्यों कहते हैं। असल में ये पहले कॉर्डेटा में ही रखे गए थे, लेकिन इनमें एक विवादास्पद स्थिति है कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है कि नहीं। नोटोकॉर्ड एक ऐसी संरचना होती है जो बैक साइड में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, जिससे हम लोगों के शरीर में, मनुष्य में तो यही होता है कि वो भ्रूण अवस्था में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, और वो कन्वर्ट हो जाता है रीढ़ की हड्डी में। तो यहाँ पर ये विवादास्पद स्थिति है कि इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है कि नहीं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है तो इन्हें कॉर्डेटा में रख देंगे। लेकिन अभी चूंकि ये स्थिति विवादास्पद है कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है या नहीं, इसलिए इन्हें हम एक अलग संघ हेमिकॉर्डेटा में रखे हैं। पहले इन्हें कॉर्डेटा में ही रखा गया था, कशेरुकी संघ में ही रखा गया था, एक उपसंघ के रूप में, ठीक है। लेकिन अब इन्हें नॉन कॉर्डेट्स, इन्हीं को कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा के बाद जितने भी ऊपर जितने भी संघ हैं सब नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि उनमें कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो इनमें भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है कि नहीं, ये स्थिति अभी विवाद में है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इनको अलग संघ हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। तो इस संघ के जितने भी प्राणी हैं, इस संघ में रखे जितने भी प्राणी हैं, सारे के सारे क्या हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों पॉइंट तो आप फ्लो चार्ट से ही याद कर सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं कि इनमें अंगतंत्र स्तर पाया जाता है, द्विकोरिक संगठन पाई जाती है, सॉरी द्विकोरिक नहीं, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, त्रिकोरिक संगठन और प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है, बैलेनोग्लासस का भी और साइकोग्लासस। 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं संघ हेमिकॉर्डेटा में, एक बैलेनोग्लासस और दूसरा साइकोग्लासस। तुरंत याद कर लीजिए, 2 ही एग्जाम्पल हैं संघ हेमिकॉर्डेटा के, 2 एग्जाम्पल, बैलेनोग्लासस और साइकोग्लासस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बैलेनोग्लासस को किस संघ में रखा गया है, साइकोग्लासस को किस संघ में रखा गया है। ये भी कृमि की तरीके से होते हैं, जैसे आपको वहाँ पर पढ़ाए थे ना, कृमि में आपको प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केहेलमिन्थेस में चपटा कृमि और गोल कृमि, तो ये भी ऐसे ही दिखते हैं, केंचुए की तरीके से दिखते हैं, ठीक है, कृमि के समान दिखते हैं, लेकिन इनमें उनसे बहुत अंतर है। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, साथ ही साथ इनमें इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनका जो ये पार्ट होता है इसे हम सूंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूंड या प्रोबोसिस किस में पाया जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि किन संघ के जीवों का शरीर 3 भाग में डिवाइड होता है, एक प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक। तो ये जो पोर्शन है ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो ट्रंक यानी धड़ कहलाता है। तो 3 भागों में विभाजित होता है इनका शरीर, ठीक। संघ हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों के शरीर कितने भागों में विभाजित हैं? 3। कौन कौन से? सूंड, कॉलर और ट्रंक। सूंड यानी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित होते हैं, याद कर लीजिए। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, यानी इनमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं जिनसे रुधिर का परिवहन होता है। इनमें श्वसन जो होता है वो क्लोम के द्वारा होता है, और सूड ग्रंथि प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है जो इनमें उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों में। या पूछा जा सकता है प्रोबोसिस ग्लैंड का कार्य बताइए, तो प्रोबोसिस ग्लैंड का कार्य क्या है? उत्सर्जन। इनमें नर व मादा पृथक होते हैं पूर्ण रूप से। इनमें निषेचन वाय होता है, ये याद रखना है, वाय होता है। इनके जीवन चक्र में एक लार्वा अवस्था जरूर पाई जाती है, यानी इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। याद रखेंगे, परिवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जब जीवन में लार्वा अवस्था बनती है तब हम कहते हैं परिवर्धन अप्रत्यक्ष। परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट, जैसे अंडे के फूटने के बाद जो प्राणी निकलता है उसी को देखना है। अगर वो अपने माता पिता के एकदम समान निकला तो कहेंगे कि डेवलपमेंट
डायरेक्ट यानी परिवर्धन प्रत्यक्ष हुआ, जैसे मनुष्य में होता है। मनुष्य में खैर अंडा तो नहीं बनता, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो एकदम माँ बाप के तरीके से, हाथ पैर उसके भी होते हैं, आँख नाक कान सब होता है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें अंडे से जो जंतु निकलता है वो अपने माता पिता के समान नहीं होता, थोड़ा भिन्न होता है। जैसे मेंढक में मैंने आपको बताया था बार बार एग्जाम्पल, लार्वा को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। मेंढक में जो लार्वा निकलता है वो मछली के तरीके से होता है, आप देख के बता नहीं सकते कि ये मेंढक है, तो वो वयस्क से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। तो वयस्क से जब पूर्ण रूप से भिन्न अवस्था होती है तब उसे हम कहते हैं लार्वा। और इस प्रकार के डेवलपमेंट या परिवर्धन को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो इनमें भी अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, यानी इनकी अवस्था लार्वा अवस्था पाई जाती है इनमें। और इनके लार्वा को क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि टॉर्नेरिया लार्वा किस संघ के प्राणियों में बनता है, हेमिकॉर्डेटा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पूर्ण रूप से जितने भी सदस्य हैं हेमिकॉर्डेटा के वे सभी समुद्रवासी होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ब्लानोग्लॉसस का, ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड जिसकी स्थिति विवादास्पद है, शरीर में केवल अगले भाग में पाए जाते हैं। इनमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका रज्जु डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड किसमें पाया जाता है, संघ हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों में। इनके दो उदाहरण हैं, एक ब्लानोग्लॉसस और दूसरा साइकोग्लॉसस। ब्लानोग्लॉसस का यहाँ पर फिगर बनाया गया है, आप इसको बना सकते हैं यहाँ से भी, या फिर आप गूगल से इसको देख के बना सकते हैं। ब्लानोग्लॉसस में जो पहला पार्ट है वो प्रोबोसिस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में सूट कहते हैं। इन दोनों के बीच के जो संरचना है उसे हम कॉलरेट कहते हैं, ये संरचना कॉलर कहलाती है। इनमें ये पूरा का पूरा भाग ट्रंक कहलाता है, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रोंकियल रीजन। यहाँ पर गिल पोर्स होते हैं, गिल पोर मतलब क्लोम छिद्र, जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉर्सली कर्व्ड जेनाइटल विंग्स, ये जेनाइटल विंग्स हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है और कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ये है मिड डॉर्सल रिज, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो आया हुआ है ये है मिड डॉर्सल रिज। साथ ही साथ ये है इसका हेपेटिक सीका। अभी ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये सब हायर क्लासेस में बताया जाएगा। हेपेटिक सीका का कार्य क्या होता है, हेपेटिक रीजन ये है, पोस्ट हेपेटिक रीजन, बस आपको नाम याद रखने हैं। अभी ये सब हायर क्लासेस में बताए जाएंगे, एक एक के कार्य क्या है, हेपेटिक सीका का कार्य क्या है, हेपेटिक रीजन कहाँ पर पाया जाता है, पोस्ट हेपेटिक रीजन कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको BSc में पढ़ाया जाएगा अगर आपको BSc करना है तो। ये है इसका एनस पार्ट, जहाँ से भोजन डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है अपचित पदार्थ। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट संघ हेमिकॉर्डेटा का। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। दो एग्जाम्पल बार बार पूछे जाते हैं, ब्लानोग्लॉसस और साइकोग्लॉसस किस में रखे गए हैं, संघ हेमिकॉर्डेटा में। प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाया जाता है, संघ हेमिकॉर्डेटा के सदस्यों में प्रोबोसिस ग्लैंड का वर्क क्या है, तो ये उत्सर्जन में सहायक होते हैं। पूछा जा सकता है कि किन जंतुओं में नोटोकॉर्ड की स्थिति विवादास्पद है, तो संघ हेमिकॉर्डेटा के प्राणियों में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति विवादास्पद है, नोट करेंगे। बस ये था संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो इसके आगे के पार्ट में मैं इसके आगे के संघ, जो कि आखिरी संघ होगा, संघ कॉर्डेटा के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।